हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आप सभी ठीक होंगे आई होप। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट करने के लिए जो हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। और ये काफी अच्छा टॉपिक है। इससे आज हम जो कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी हम यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम आईआईटी जेईई की कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंतर्गत जो हमें देखने को मिलेंगे। तो आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा आईएमपी होने वाला है। तो बिल्कुल अपनी पेन कॉपी उठा लो और नोट्स लिखना चालू करें, क्योंकि जो नोट्स आप बनाते हो उनसे बेहतर कुछ नहीं होता। दुनिया की कोई भी किताब आप खरीद लो या कोई भी बुक आप प्रेफर कर लो, कुछ नहीं। अगर आपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए हैं, एक एक बात को आपने लिखा, क्या है वो क्या होता है कि जब लेक्चर्स को हम सुनते हैं या किसी भी चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वो मैटर नहीं करता। जब आप खुद अपने अकॉर्डिंग लिखते हो ना, तो आप बहुत सारी चीजें लिख पाते हो और अपने लैंग्वेज में लिख पाते हो, जो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होती है फॉर द रिवीजन। ध्यान रखना इस बात को। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा था, अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। अभी तक हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने देखा, है ना। तो एक बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरीके से हमने दिखाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। अब क्वांटिटी क्या होती है ये हमने 11th में यूनिट एंड मेजरमेंट के टाइम पढ़ लिया था, ठीक है। एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो एक बात तो आपको समझ आती है कि इसे क्या क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए और साथ में क्या क्या चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड भी चाहिए। ये तो बिल्कुल क्लियर कट है आपके पास। अब एक बात समझना, वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने के लिए हम एरो का इस्तेमाल करते हैं। काय का इस्तेमाल करते हैं? एरो का इस्तेमाल करते हैं। इस एरो में जो आपके पास लेंथ दिखाई दे रही है, ये लेंथ ऑफ एरो की अगर मैं बात करता हूं, लेंथ ऑफ एरो की अगर अपन बात करें, तो लेंथ ऑफ एरो जो है ये आपको बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बताता है भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो इसे, ओके। एक बात समझ आ गई। साथ ही साथ एरो का जो हेड है, ये जो हेड आपको दिख रहा है, हेड ऑफ एरो, अगर हेड ऑफ एरो की हम बात करें तो हेड ऑफ एरो आपको बताता है यहां पर डायरेक्शन। क्या बताता है भाई? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना तो आपको समझ आया, यहां तक चीजें क्लियर है। अब एक बात समझना, आपको यहां तक चीजें क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसी बेसिस पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहता हूं। क्या देखना चाह रहे हैं हम? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखना चाह रहे हैं। तो इतना कॉपी करें, ये तो आपको पता भी है। तो इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे आपको देखने को मिलेगा, देखना बड़े ध्यान से भाई। अगर मैं इसके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं, पिक्टोरियल का मतलब होता है सुंदर सी चित्रकारी। क्या बोलते हैं भाई? सुंदर सी चित्रकारी। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा है कि जैसे सपोज आपसे मैं कहता हूं कि मेरे पास यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, समझना बात को, और एक यहां पर मैंने रख दिया क्या, नेगेटिव चार्ज है आपका, यहां पर नेगेटिव चार्ज है। अब जब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्लस क्यू, एक बात हमने देखी थी, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। इस बात का क्या मतलब है कि किसी भी चार्ज के रिस्पेक्ट में, किसी भी चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जनरेट होती है उसके पास पास के एरिया में, मतलब चार्ज के पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड काफी स्ट्रांग होने वाली है। जैसे ही आप इस चार्ज से दूर जाते जाओगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली कैसी हो जाती जाएगी, वीक होती जाएगी। तो देखो यहां पर अगर मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना हो तो कुछ आप ऐसा दिखाओगे, मतलब मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है और डायरेक्शन कुछ इस तरीके से। अब आपको ये भी पता है कि प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड आवेदा चार्ज होती है, ये हमें पता था। इससे थोड़ा दूर अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो और कम हो जाएगी। ऐसे अगर मैं सभी जगह बात करूं, जैसे यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, फिर स्ट्रेंथ थोड़ी कम, फिर और ज्यादा कम। ऐसे यहाँ हम बात करें तो यहाँ फिर कम गई और ये भी फिर कम गई, है ना। यहाँ पर भी हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, थोड़ी सी यहाँ कम हो जाएगी और सबसे कम यहाँ पर हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको हर जगह इसी नजर में आएगी। तो यहाँ पर जो बड़ा सा एरो जो है वो आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है
और जो सबसे छोटा है वो आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत ही कैसी है, कम है। ठीक है, ओके, इस तरीके से। अब ये तो हो गया पॉजिटिव का। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होता है भाई, टूवर्ड्स द चार्ज होता है, मतलब अंदर की तरफ, इनवर्ड कह सकते हो। तो अंदर की तरफ क्या होगा, यहां पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग होगी, और इससे थोड़े पीछे की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी कम होगी, और इससे सबसे कम होगी। ठीक है, ऐसे अगर अपन बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर भी यही होने वाला है, स्ट्रॉन्ग फिर थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग और फिर वीक। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग फिर थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग, फिर क्या हो जाएगा आपका वीक। यहाँ देखो आप, तो स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग और फिर हो जाएगा आपका एकदम वीक। यहाँ देखें तो फिर आपका स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग, और ये हो जाएगा आपका फिर वीक। इसकी बात करें तो ये आपका स्ट्रॉन्ग है, फिर थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग, फिर आपका बहुत वीक। ठीक है, इसके बाद यहाँ की बात करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ भी आपके पास नजर आएगा। तो कुल मिला के अगर मैं कहूं तो इस पूरी रामायण को आप समझ चुके हो कि हमने कहा क्या है, समझ के बात हो। तो अगर आप देखो तो ये सभी क्या कहना है आपके पास, ये जो हमने बनाए हैं, अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में अगर इन दोनों चीजों को आप देखो तो इन दोनों चीजों को हम क्या बोलेंगे, तो आप इन्हें बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है इस तरीके से। लेकिन एक बात मुझे बताओ, अगर आप ऐसे समझ पा रहे हो, जैसे ऐसे ऐसे मैंने बना दिया, जैसे ये इस तरीके से आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया, तो यहां से आपके पास क्लियरली विजन हो रहा है कि भाई स्ट्रेंथ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की कहां पर कैसी है। क्योंकि हमने क्या करा, एरो को थोड़ा सा कहीं छोटा कहीं बड़ा बना दिया। बड़ा अगर एरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर छोटा एरो है तो देन यू कैन डिफाइन, मतलब यू कैन डेफिनेटली से कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कम है। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, जैसे आपका ये प्लस क्यू, अगर मैं चाहूं तो ऐसा भी मैं ड्रॉ कर सकता हूं, सॉरी, ये कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से भाई, और यहां माइनस क्यू में अगर हम बात करें तो माइनस क्यू में अंदर की तरफ। ओके, अब आपसे मैं ये कहूं कि क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड्स नहीं है, तो एक बात ध्यान रखना है, ये भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। पर आप सोच रहे हो कि सर ये क्या कर दिया, यहाँ पर तो केवल और केवल हमें डायरेक्शन पता चल पा रहा है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो हम समझ ही नहीं पा रहे कि कहां पर कितना मैग्नीट्यूड है। तो एक बात प्यारे यहाँ ध्यान रखना, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, क्या मैंने बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि भाई साहब जहां पर आपकी डेंसिटी ज्यादा होगी, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पास, चार्ज के पास में यहाँ डेंसिटी आपके पास ज्यादा है, फिर धीरे धीरे ये क्या हो रही है आपके पास दूर होती जा रही है, मतलब इसकी डेंसिटी कम होते जा रही है। तो जहां डेंसिटी ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, स्ट्रेंथ का होना इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज्यादा। बात क्लियर है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। तो ये सारी चीजें क्लियर। तो अगर आप देखो तो ये भी आपका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, है ना, ये भी सही है, ये भी सही है, बस इसमें आपको क्लियर तरीके से दिख रहा है कि आपका मैग्नीट्यूड क्या है विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। लेकिन यहां पर क्या है, आप डायरेक्शन को तो बहुत अच्छे से देख पा रहे हो, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है कि भाई इसका मैग्नीट्यूड कहां पर क्या है, मतलब स्ट्रेंथ कहां पर क्या है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के। मतलब अगर पास पास, चाहे आप यहाँ की बात कर लो, यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर बाजू में देखोगे इस माइनस क्यू के, तो बाजू में आपके पास पूरा कैसा डेंसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे ही डेंसिटी आपकी घट रही है, ये लाइंस आपकी दूर होते जा रही है, ये दूर होते जा रहे हैं। दूर होने का मतलब इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो लगातार कम होती जा रही है। तो बात क्लियर हुई, अरे बात हाँ क्लियर हुई, ठीक है। तो लिखें इसे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मतलब आप पॉइंट में लिख सकते हो यहां पर चाहो तो, जहां डेंसिटी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसी होती है भाई, ज्यादा। क्लियर है। और दूसरा अगर हम लिखें तो अगर डेंसिटी कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड
स्ट्रेंथ भी कैसी हो जाएगी आपके पास, क्लियर है। तो ये सब चीजें आप लिखो, एक एक पॉइंट आपको नोट करके रखना है, हर चीज का बड़ा ही मूल है भाई यहाँ पर। इसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं, अब इस आधार पर आप, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आप आराम से लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो देखो क्या लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या दोज लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लाइंस विच इज इमेजनरी। कैसी होती है भाई ये, इमेजनरी है, ड्रॉन इन रीजन ऑफ स्पेस, रीजन ऑफ स्पेस मतलब स्पेस में खींची गई एक इमेजनरी लाइन है। ये रियल में अगर आप देखो तो रियल में नहीं है, ये कैसे आपके पास है, स्पेस के किसी पार्ट में खींची गई इमेजनरी लाइन है। सिर्फ इन्हें आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, नॉट एक्चुअली इसे आप विजुअल कर सकते हो, ठीक है। और वो भी आप कह सकते हो along which a free positive charge, a free positive charge move if they do show, है ना, if they do show, क्या लिखा है भाई, if they do so, electric free positive charge would move if they do so। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि सिंपल सा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कैसी होती है, आपके पास एक इमेजनरी लाइंस है, और जहां पर आप एक फ्री पॉजिटिव चार्ज अगर आपके पास होगा, है ना, तो देखो कैसे, जैसे मैं आपसे ये कहता हूं कि सपोज आपको ये पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पर है या इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, तो आप क्या करो, एक कोई भी पॉजिटिव चार्ज आप ले लो, और पॉजिटिव चार्ज को क्या करो, जैसे आपने इस एरिया में आपको लग रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को आपने यहाँ रखा, और इस पॉजिटिव चार्ज को आप रखने के बाद यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन करो कि ये किस तरफ बढ़ने को जा रहा है। अब जिस तरफ ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, आपको समझ आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से हैं। अगर ये ऐसे बढ़ रहा है, अगर ये ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो ये इस तरीके से आप ऐसे पता कर सकते हो कि किसी भी फ्री स्पेस, मतलब स्पेस के किसी भी रीजन में अगर आप पॉजिटिव चार्ज रख दो, अगर वो मूव कर रहा है, अगर वो मूव कर रहा है, तो उसके मूव या मूवमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगा सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, आपकी इमेजनरी लाइंस होती है। अच्छा, कहने का सिंपल सा मतलब इसी के हिसाब से कह सकता हूं कि जैसे मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। अगर इस डायरेक्शन की अगर अपन बात करें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, इसकी डायरेक्शन ये। अगर मुझे इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी हो तो फिर मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो देखो जैसे मैं आपसे कहता हूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, या फिर मैं आपसे ये कहता हूं कि यहां पर मुझे देखनी है, या फिर मुझे देखनी है यहां पर, तो कैसे हम देख सकते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन देखना है तो आप क्या करो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर एक टेंजेंट ड्रॉन कर दो। अगर इस टेंजेंट बनाओगे तो कुछ इस तरीके से होगा। तो इस पॉइंट पर जैसे सपोज मैंने मान लिया ए, इस पर हमने मान लिया बी, और इस पर हमने मान लिया क्या, सी, तो यहां पर ई सी की जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, ये वाली होगी, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एक टेंजेंट कुछ इस तरीके से होगा, तो ये हो जाएगा आपका ई बी, और यहां हम देखें तो ये टेंजेंट आपके पास बनेगा, ये हो जाएगा आपका ई सी। तो कुल मिला के अगर हम कहना चाहें तो एक चीज और यहां से निकल के आ रही है कि एट एनी पॉइंट ऑन electric field lines, at any point on electric field line, tangent gives the direction of
इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये बात समझ आई? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो आप क्या करें, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच दें। तो टेंजेंट ऑलवेज क्या देगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। अच्छा ध्यान रखना कि जहां पर भी ये टेंजेंट आप ड्रॉन करोगे, जहां पर भी ये टेंजेंट ड्रॉन करोगे, ये डेफिनेटली उस पॉइंट के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास कहीं, चलो एक पॉइंट आपके पास आगे आएगा तो मैं उसे क्लियर करूंगा, तो ये समझ लो कि किसी भी जगह पर आपके पास जो टेंजेंट आप ड्रॉन करने वाले हो उस पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डायरेक्शन को देगा। क्लियर है? अरे आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। क्लियर है? ये हमने क्यों लिखा, आप चाहो तो इसे ना भी लिखें, लेकिन मैंने ये कहा है कि पॉजिटिव चार्ज जो भी मूवमेंट उसका दिखाएगा उससे हमें पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ है। ओके ओके, आगे चलते हैं भाई। तो अब हम बात करते हैं यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी की अपन बात करें, ठीक है, तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, जो सबसे बेसिक और सबसे आईएमपी प्रॉपर्टी आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर क्रिएटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज ऑलवेज। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से क्रिएट होती हैं। पॉजिटिव चार्ज से कैसी होंगी, ये क्रिएट होंगी, और नेगेटिव चार्ज पर जाकर कैसी हो जाएंगी, ये टर्मिनेट। मतलब यहां से बनी और कहां पर जाकर टर्मिनेट हो जाएंगे, आपके पास नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाएंगी। क्लियर है? ओके, तो पॉजिटिव चार्ज पर ये बनेंगी और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पर जाकर ये टर्मिनेट हो जाएंगी। ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज पर ही ये टर्मिनेट होंगी। क्लियर है? दूसरा अगर मैं बताऊं तो दूसरा ये है कि दे नेवर मेक अ क्लोज्ड लूप। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये कभी भी आपके पास एक क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, है ना। अब आप सोच रहे हो कि सर इसमें तो क्लोज लूप है, तो बेटा ध्यान रखना, क्लोज लूप का मतलब होता है कि इनिशियल जो पॉइंट आपका इनिशियल है उसी पॉइंट पर वापस आ जाना आपका क्लोज लूप कहलाता है। ये क्लोज लूप नहीं है बेटा, ध्यान रखना, ये यहां से जा रही है और फिर ये यहां पर वापस नहीं आ रही, है ना। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर एक ही हो तो वो क्लोज लूप बनता है, यहाँ पर कोई भी क्लोज लूप नहीं बनता है। जैसे अगर मैं बात मैग्नेट की करूं तो मैग्नेट में आपको क्लोज लूप नजर आएगा, मैग्नेट में आपको क्लोज्ड लूप बनता नजर आएगा। जैसे ये मैग्नेट आपके पास है, ये एन हो गया, ये एस हो गया। तो अगर बाहर की बात करोगे तो इस तरीके से आपके पास चलती है, नॉर्थ से जाती है और साउथ पोल पर, और फिर यहां पर जाके क्या होती है, साउथ से फिर कहां पर खत्म होती है, आपके नॉर्थ पे। तो ये एक क्लोज लूप है। ये हम बात कर रहे हैं किसी मैग्नेट की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेट में आपके पास क्लोज लूप देखने को मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। ठीक है, थर्ड अगर मैं बात करूं, थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड आपके पास प्रॉपर्टी क्या बन सकती है, तो थर्ड प्रॉपर्टी बन सकती है कि दे डू नॉट टर्मिनेट एट स्पेस
ये स्पेस में कभी भी टर्मिनेट नहीं होती। जैसे अपने इस पॉइंट में बोला था ना, ये टर्मिनेट कहां पर हो रही है, आपके पास नेगेटिव चार्ज पर होती है, तो हमेशा ये नेगेटिव चार्ज पर ही टर्मिनेट होंगी। ये मूव जरूर कर सकते हैं स्पेस में, ये मूव जरूर कर सकते हैं, लेकिन टर्मिनेट नहीं होंगे बेटा। टर्मिनेट का होता है खत्म, मतलब क्या होता है, खत्म होना। तो खत्म ये स्पेस में नहीं होगी, फिर स्पेस में ये मूव करती जाएंगी टिल द एंड, है ना। लेकिन एक बात याद रखना, ये टर्मिनेट नहीं करती स्पेस पर, ये बात बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, लिखो इसे, फिर आगे चलते हैं हम। इसके बाद अगर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर नजर डालें कि इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, तो देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है। अगर इसकी मैं फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करूं तो फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी ये है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रिएटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, या आप ऐसा कह सकते हो कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रिएटेड फ्रॉम positive charge to a negative charge is subjective। इस बात का क्या मतलब होगा, कैसे ये subjective, that means the relative number of field lines that means relative number of field lines is matter। मतलब कहने का ये है सिंपल सा मेरा कि जो आपकी पॉजिटिव से लेकिन नेगेटिव की तरफ आपके पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो आपके पास होंगी वो आपके पास सब्जेक्टिव है। उनका क्या मतलब है, सब्जेक्टिव का मतलब है कि वहां पर जो फील्ड लाइंस होंगी वो एक रिलेटिव नंबर में मिलेंगी आपको, और जो कि मैटर करेगा। जैसे सपोज मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, और इस प्लस क्यू चार्ज से आपने क्या करा है कि चार्ज फील्ड लाइन निकालने की कोशिश की। चार मतलब देयर आर 4 फील्ड लाइंस, इस तरीके से 4 फील्ड लाइंस आपने निकाले, है ना। और अब आप क्या कर रहे हो कि आपके पास एक डबल चार्ज है +2q वाला। अब आप ये यहां पर अपनी इच्छा नहीं चला सकते कि +2q में मुझे 4 नहीं, मुझे 8 निकालनी, 15 निकालनी, 20 निकालनी, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज आपके पास एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में सब्जेक्टिव हो गया। यहां पर अब आपके इसके अकॉर्डिंग ही आपको यहां पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रिएटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज इज सब्जेक्टिव। मतलब यहाँ चीज अब कैसी होगी, पर्सनल हो गई। चीज कैसी होगी आपके पास, पर्सनल हो गई कि अगर आपने +q से कैसे निकाली है, चार्ज निकाली। यहाँ पर अगर आप चार्ज को डबल कर रहे हो, यहां पर आपने क्या करा, चार्ज को डबल किया, तो आपके पास निकलने वाली फील्ड लाइंस जो होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो भी अब आप कैसी हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो मतलब यहां से जो सर्टेन अमाउंट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का होगा वो कितना होगा, 8। कितना होगा, 8 हो गई, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर देखें तो यहाँ पर कुल मिला के अगर मैं कहना चाहूं तो एक बात ये ऐसी है कुछ इस तरीके से कि रिलेटिव नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यहां से अगर एक बात हम लिखना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से है कि रिलेटिव नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। क्या आप ऐसा कह सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब यहां पर जितना मैग्नीट्यूड आपने बढ़ाया चार्ज का, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उतनी ही टाइम्स आपको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। जैसे Q यहां पर क्या, जैसे सपोज मैं आपसे कहता 3, अगर मैं 3Q की बात करूं तो 3Q से कितनी, पॉजिटिव 3Q की अगर अपन बात करें तो पॉजिटिव 3Q से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, ये पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास एक क्वेश्चन अलग फिर उसमें सब्जेक्टिव आप ढूंढने जाओ। तो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये चीज कैसी है, आपके पास सब्जेक्टिव है कि अगर +q से निकलने वाली आपके पास कितनी है,
4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, अगर आपके प्लस क्यू से निकलने वाली कितनी 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से 4 है, तो डेफिनेटली 2Q से कितनी निकलेंगी, ये डबल हुआ इसका, ये डबल हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आपके पास कैसी हो जाएंगी, डबल, मतलब 8। अगर आप प्लस 3Q से देखो तो प्लस 3Q मतलब आपके पास कैसा हुआ, 3 टाइम्स हुआ, तो फिर यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसी हो जाएंगी आपके पास, 3 टाइम्स हो जाएंगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी होंगी, यहाँ से 12 होंगी। ओके, ये समझ आई भाई? ओके, एक बात। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, एक बात ये भी है, जैसे आप ये बना रहे हो, जैसे ये आप बना रहे हो, ये वाली को अगर ध्यान से देखो, ये वाली, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये फील्ड लाइंस जो आपने बनाई है ये हमेशा सिमेट्रिक रहना चाहिए। कैसी होना चाहिए, सिमेट्रिक, मतलब ये जिस एंगल से आप यहाँ से निकलते हुए देख रहे हैं ये भी उसी एंगल से आपको निकलने को देखेगी। क्लियर है? मतलब यहाँ से अगर हम कहना चाहें तो आप एक बात लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं भाई, सिमेट्रिक। ये बड़ा पॉइंट, ये पॉइंट बड़ा याद रखने वाला है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि आपने जैसे ये आपने यहाँ निकाला, आप सोचो कि मैं ऐसा निकाल दूं, तो ये गलत हो जाएगा बेटा, है ना? ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसी होना चाहिए आपके पास, है सिमेट्रिक फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है? तो एक बात समझ आ गई कि हम जिस भी सब्जेक्टिव की बात करते हैं, जिस भी पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसी हैं, सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव होने के साथ साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी कहलाएंगे आपकी, रिलेटिव, और जो कि मायने रखेगा, ठीक है? तो ये बात आप समझ गए होंगे। इस पर हम बेस्ड हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद एक 2010 में आया हुआ एक क्वेश्चन हम करेंगे। देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 टू द Q2, ओके? और यहां पर आपके पास दिया है Q1 और ये है आपका Q2। समझ नहीं यहाँ पर बात को? तीन तीन छः, इस तरीके से अगर देखो तो ये क्या है, अब एक बात समझ रहे हैं कि यहां से निकल के यहां जा रही, तो ये तो क्या है आपका पॉजिटिव है और ये क्या है आपका नेगेटिव। ये बात तो समझ आ गई? जहां से क्रिएट होती है वो पॉजिटिव और जहां से आपकी टर्मिनेट होती है वो क्या हो जाती है आपके पास, सिंपल सा अगर देखा जाए तो नेगेटिव, है ना? अब आपसे पूछा क्या, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 और मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, है ना? डिवाइडेड रेशियो आपसे पूछा है। अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन भी आपके पास दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो 1/2 है, बी जो है वो -1/2 है, सी जो है वो आपका दिया है -3/2 और डी जो है वो आपका दिया है 3/2। ओके, 3/2। अब इसमें से कौन सा आपका सही है? ओके, तो देखो करते हैं अपन। अगर आप देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, हमने मान लिया इसे Q1, ये आपका है Q2। Q1 की अपन बात करें तो Q1 पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये कितना हो जाएगा आपके पास 12। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना आपका मैग्नीट्यूड।
अगर मैं Q2 की बात करूं तो Q2 पर कितने निकलने वाली है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है आपके पास 8। तो एक बात तो आपको समझ है कि यहाँ पर Q1 जो है वो कितनी 12 और Q2 जो है कितनी है आपके पास, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 की बात करें तो कितना हो जाएगा 12 और मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 की बात करें तो कितना हो जाएगा आपके पास, सिंपल सा 8, है ना। ये आपके पास देना है यहाँ पर। अब देखो एक बात समझना है, यहाँ पर Q1 Q2 आपके पास दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा आप इसका मैग्नीट्यूड की बात ना करें, Q1 Q2 आपके पास दिया है तो Q1 आपके पास कितना मिल गया, मैग्नीट्यूड की चर्चा ना करें अपन यहाँ पर, सिंपल सा Q1 देखें तो Q1 आपका 12 और Q2 जो है वो आपका नेगेटिव है तो ये हो जाएगा -8। ध्यान रखना -8 है, जैसे ये कूलम 12 कूलम हो जाएगा, ये -8 कूलम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर आपको Q1 Q2 देखना है तो Q1 अपॉन Q2 जो है वो हो जाएगा 12 8 माइनस ये यहाँ से कटेगा तो ये 3 टाइम जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 टाइम, 4 से कटेगा, 4 3 क्या होता है आपका 12 होता है और 4 2 आपका हो जाएगा 8। तो यहाँ से Q1 Q2 जो है आपका निकल के आएगा -3/2, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा C। क्लियर है। तो ये चीज है आपको इस तरीके से। तो इसी बेस पर एक आपका अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन था आपका 2010 में इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था और 2010 के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा चीजें एक्स्ट्रा दी हुई थी, वो कैसे करेंगे, इसे कॉपी करें फिर अपन देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़े तो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से पूछा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 है इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, है ना। ये ध्यान रखना है आपको, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, मतलब एक से ज्यादा चॉइस आपके पास हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस 2010 का है। 2010 में आपको ध्यान रखना है कि मेंस वगैरह कुछ नहीं होता था, सिर्फ आपका IIT JEE होता था, है ना। वहां पर मेंस जैसा एक एग्जाम होता था AEEE, है ना, वो अब नहीं होता है, अब मेंस और एडवांस होता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके पास देखा ऑप्शन आप वहां पर पढ़ोगे तो Q1 या फिर आपके पास सेकेंड ऑप्शन दिया है Q1 इज लेस देन Q2। थर्ड नंबर पर आपको ये पता करना है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो है वो 0 होगी, किस तरफ, है ना। या तो आपकी राइट में होगी या हम बात कर सकते हैं लेफ्ट में, जो भी आपका चार्ज होगा तो अपन देखेंगे वहां पर। थर्ड और फोर्थ नंबर पर यही आपके पास है। फोर्थ नंबर भी आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का, है ना। आप स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसे आप ध्यान से पढ़ें और कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बना हुआ है। जैसे हमने कहा कि ये हमारा है Q1 हमने मान लिया यहाँ पर, और ये आपका है Q2, ठीक है। यहां पर आपके पास कुछ इस तरीके से निकलती हुई है, देखना सिमेट्रिक है, बस थोड़ा सा आप अपने हिसाब से बना लें इसे। ये इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन है, ओके। ये आपका हो गया Q1, ये हो गया आपका Q2, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब इसमें आंसर जो है वो एक से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये Q1 है, Q2 है और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, जहां से क्रिएट वो पॉजिटिव जहां से। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी Q1 के पास में 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया ये 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे अगर देखें अपन Q1 तो मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है 30, ओके। वहीं अगर अपन बात करें Q2 की तो Q2 में आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपके पास कितना है 1 2 3 6 और 1 7 और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 9। तो यहाँ से सिंपल सा पता लग रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 जो है वो कैसा है आपका बड़ा है, तो पहला आंसर आपका सही है। थर्ड अगर अपन देखें तो देखो थर्ड में आपके पास क्या है, थर्ड में आपके पास पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कहां आपकी 0 होगी। तो देखो ऐसा क्वेश्चन हमने अगर देखें आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने देखा था, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड नल पॉइंट में भी देखा था, अच्छा उससे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज में भी देखा था।
हमने देखा था कि जब भी आप लाइक चार्ज की बात करो, काय की बात करो, लाइक चार्ज की अपन बात करें, जैसे प्लस प्लस आपके पास है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जीरो होगी, तो आपने ये बताया था कि कहां पर होगी, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ चार्जेस पर होगी, और वो भी बिटवीन टू चार्जेस, चाहे आप नेगेटिव की बात करें चाहे पॉजिटिव, मतलब इस पूरे एरिया में ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नजर आएगी, है ना, बीच में ही आपके पास होगी। अच्छा, दूसरा आपने ये कॉन्सेप्ट भी देखा था कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड आपका अलग अलग है, जैसे सपोज ये आपका है +2q और ये आपके पास है +4q, ठीक है, और अब मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों के बीच में कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होने वाली है, तो आपने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस पॉइंट के पास में जीरो होगी जो सबसे छोटा है, मतलब यहां पर अगर इन दोनों में देखो तो सबसे छोटा यहां कहीं पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ये बात की आपकी चार्ज, लेकिन यहां पर जो केस है वो कैसा है आपका, अनलाइक चार्ज वाला है, तो हमारे पास अनलाइक चार्ज का भी केस था। अनलाइक चार्ज का केस था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी आउटसाइड दी चार्जेस होती है, मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये प्लस है ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो होगी आपके पास, जो जीरो होने वाली है वो इन दोनों चार्जेस के या तो इस साइड हो सकती है या इस साइड हो सकती है, लेकिन अब ये आपको पता करना है कि इस साइड होगी या इस साइड होगी, बात समझ रहे हैं यहाँ पर, तो या तो इस साइड होगी या इस साइड। अब ये कैसे पता लगेगा, तो ये पता करने के लिए भी हमने देखा था कि एक छोटा चार्ज या दूसरा बड़ा चार्ज आपके पास है, यहां देखोगे तो ये आपके पास क्या है, 13q है, वो भी प्लस में, और ये कितना है आपका -9q है। अब यहाँ एक बात तो समझ आ रही कि ये बड़ा वाला है, ये आपके पास कैसा है, छोटा वाला है ना, और आपके पास जिस जगह पर छोटा चार्ज हो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वही होने वाली थी इस केस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी आपके पास यहाँ पर, तो आपके पास ऑप्शन नंबर अगर आप देखो वहां पर, तो फोर्थ या थर्ड में से आप जो देखें राइट तरफ जो भी लिखा होगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, वो आपको समझना है। तो पहले वाले में तो आपको पता चली गया कि Q1 Q2 में से Q1 आपका बड़ा है, तो पहला आपका मैग्नीट्यूड वाला बड़ा हो जाएगा। हमने ये भी देखा था कि अगर ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से आपके मैग्नीट्यूड में अलग अलग हैं, तो जो आपका छोटा चार्ज होगा उस तरफ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन था जो आपका IIT JEE 2010 का क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को करें, खुद से भी करने की कोशिश करें, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करें, देन उसके बाद फिर आप सॉल्यूशंस देखें, वीडियो को आगे बढ़ाएं। ओके, लिख ले ऐसे। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर अब हम बात करेंगे 6, कौन सी है, प्रॉपर्टी नंबर 6 के बीच में हमने दो न्यूमेरिकल्स किए हैं। देखो, प्रॉपर्टी नंबर अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 में आपसे आपके पास क्या कह रहा है, 6 आपके पास वही जो मैंने अभी बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज सिमेट्रिक, इस ना कह के आप आर लिखें, आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द चार्जेस। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि जैसे सपोज मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर आपका चार्ज है +q और यहां पर आपके पास चार्ज है -q, ठीक है। अगर हम इन दोनों पॉइंट चार्जेस की बात करें तो इन दोनों पॉइंट चार्जेस का लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ चार्जेस की बात करें तो ये होगी आपके पास, ये क्या है, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस, सेंटर ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक, है ना। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि यहां से अगर आपने देखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसी गई है, तो ध्यान रखना बिल्कुल सेम सिमेट्रिक तरीके से आपको यहां पर भी बनाना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से कि जो आपके पास लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस है, इसके अबाउट अगर आप देखो तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, सिमेट्रिक होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना, वैसे इससे पहले मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी आप प्रॉपर्टीज में डाल दो, ठीक है, क्लियर है।
ओके, ओके। अच्छा, इसी में अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ, इसी में अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अच्छा ये प्रॉपर्टी लिखो, फिर इसके बाद अपन एक क्वेश्चन करते हैं। देखो इसी में एक क्वेश्चन आप देखो, इसी प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि विच इज, आप इसे ले लो Q1 और इसे ले लो आप Q2, ठीक है। विच इज, क्वेश्चन है ये भाई, है ना, प्रॉपर्टी आपकी खत्म हो गई, क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर, आपको ये बताना है कि इसमें से Q1 और Q2 में से ग्रेटर कौन सा, मतलब बड़ा कौन सा है। समझ आई बात को, है ना, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाएं कि इसमें क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो किस तरीके से बता पाएंगे कि इसमें से Q1 या Q2 में से कौन बड़ा है। तो देखो बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से देखो, सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि मैंने इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो एंगल बना, इस एंगल को हमने मान लिया एंगल ए। क्या मान लिया मैंने, एंगल ए, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं तो यहां पर एट द पॉइंट चार्ज Q2 पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में बना जो आपके पास एंगल है उसे हमने मान लिया बी, है ना। यहां से समझना इस बात को। अब एक बात समझो यहां पर कि अगर यहां पर आपका जो ए है, एंगल ए है, अगर आप एंगल ए और बी को ध्यान से देखो तो एंगल ए आपका बड़ा है बी से, ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है, एक तो आपको क्लियरली दिख रहा है। अच्छा एक बात आपको समझना है कि जैसे मैं आपसे किसी भी पॉइंट चार्ज की बात करूं, अगर पॉइंट चार्ज में से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपका एंगल ज्यादा है, अगर आपका एंगल ज्यादा, तो ये समझ लो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बहुत दूर दूर से निकल रही होंगी। मतलब पूरा जो एंगल है, अगर आप इस पूरे एंगल की बात करो तो ये तो कितना है आपका 360 है, तो टोटल कितना है आपका 360 है। अगर एंगल आपका ज्यादा होगा, अगर एंगल आपका कैसा है, ग्रेटर, अगर आपका एंगल ग्रेटर है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेसर, मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, कम होंगी, ठीक है। इसी के वाइस वर्सा की अगर मैं बात करूं, वाइस वर्सा मतलब जहां पर एंगल आपका छोटा होगा, जहां पर एंगल आपका छोटा होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी। क्योंकि सिंपल सी बात, एक बात समझो, जैसे अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये पूरा 360 का, अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां अगर हम हर एक एंगल पर, मतलब यहां पर अगर आप एंगल ले लो, सपोज आपने बात करी 90-90 का एंगल आपने ले लिया, तो 90-90 के एंगल में आप देखो तो 90-90 पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी, एक तो होनी सिमेट्रिक है, अगर ये 90 पर है तो ये भी आपके पास बिल्कुल सिमेट्रिक आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके पास ये पूरा कितनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब 4 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी। लेकिन अगर यही एंगल आपका कैसा होता, छोटा होता, मतलब इन दोनों के बीच में अगर ये छोटा होता तो फिर आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती। बात क्लियर, जैसे 60-60 का होता तो 60-60 में आपके पास ज्यादा बन जाते। तो कुल मिला के आपके पास ध्यान रखना है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर एंगल आपका ज्यादा, यहां आपका एंगल ज्यादा है, एंगल ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसी होंगी आपके पास, कम। अगर एंगल कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे आपके पास ज्यादा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होने का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 जो है वो कम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी पर जो आपके पास, यहाँ आपके पास एंगल छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा, या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास जो Q2 है वो मैग्नीट्यूड कैसा होगा आपका, बड़ा। अगर देखा जाए तो Q2 आपके पास कैसा होगा ना, फिर ये बड़ा, तो आंसर हो जाएगा ये। तो आपको ये याद रखना है, एंगल लेसर, एंगल लेसर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ग्रेटर, अगर आपका एंगल ग्रेटर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेसर। ओके, ये ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखें। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 7 की अगर अपन बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 7 आपसे क्या बोल रही है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 7 आपसे ये कह रही है कि रिलेटिव क्लोजनेस, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज directly proportional to the, directly proportional to the magnitude of
चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आपको देखना है, तो मैंने क्या बोला है, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लोजनेस का सिंपल सा मतलब है पास पास होना। पास पास को अगर आप चाहो तो इस वर्ड से दिखा सकते हो डेंसिटी, मतलब रिलेटिव डेंसिटी की अगर अपन बात करें, डेंसिटी वर्ड की अगर बात करें, तो जहां जितनी डेंसिटी थी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा थी, उसका मैग्नीट्यूड उतना आपको ज्यादा देखने को मिला था। ये बात मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दी थी, है ना, जब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे। तो यहां से एक बात अगर मैं कहना चाहूं तो आपको सिंपल सा समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। यही है, मतलब जहां डेंसिटी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो वहां ज्यादा, मतलब स्ट्रॉन्गर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसी पर एक एससी वर्मा का क्वेश्चन है। एससी वर्मा की अगर अपन बात करें, एससी वर्मा बुक जो है उसमें एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इस तरीके से क्वेश्चन है आपका, जहां पर आपको 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दी हुई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो देखो, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर, अगर इन तीनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के रिलेटेड अगर मैं आपसे रिलेशन पूछना चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ मान लिया कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये हो गया पॉइंट सी, अगर इन तीनों पॉइंट्स पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में आपसे पूछना चाहूँ, एक रिलेशन की बात करना चाहूँ, तो आप क्या बता पाओगे। जैसे ई ए की बात करें, ई बी की बात करें और साथ में बात करें हम ई सी, इन तीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में आप क्या बताओगे। तो देखो एक बात समझ में आया, एक बात सिंपल सा, यहाँ पर अगर देखो तो आपके पास तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बहुत पास पास है, और पास पास होने का मतलब डेंसिटी ज्यादा है, और डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अच्छा, जितना एरिया या जितना जो आपके पास वॉल्यूम आप यहाँ देख पा रहे हो बिल्कुल सेम आपका सी के पास है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ए इज इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट सी, मतलब ई ए और ई सी जो है वो कैसी है आपके पास बराबर है, ई ए और ई सी जो है वो कैसी होगे पास बराबर है। अच्छा, यहां अगर देखो पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी पर अगर आप देखो तो डेंसिटी आपको क्या है, बहुत कम देखने को मिल रही है। अगर डेंसिटी आपके पास कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा वीक होगी, समझ रहे ना, वीक होगी। और इन दोनों से तो वो कदापि आपके पास अगर आप देखो तो भले ही आप वीक होगी, अगर यहाँ वीक होगी तो आप ऐसा कह सकते हो कि ई ए बराबर ई सी इज ग्रेटर देन ई बी। ठीक है, एक रिलेशन आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। क्लियर है। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये कहूं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पर आपके पास पॉइंट ए है, यहां पर आपके पास पॉइंट बी है और यहां पर पॉइंट सी है। अब आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में अगर मैं आपसे रिजल्ट पूछना चाहूँ या रिलेशन देखना चाहूँ तो क्या बताओगे। तो आप सिंपल सा बताओगे कि हर एक पॉइंट पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो बराबर मिलेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी आपके पास बराबर, क्योंकि डेंसिटी सब जगह बराबर है, तो डेंसिटी बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी सब जगह बराबर होगी। तो क्लियर है, ऐसा एक क्वेश्चन लिखें आप इसे, उसके बाद हम चलते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो आपके 2001 में आईआईटी जेईई में आया था आपका, है ना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें। उस क्वेश्चन में आपसे ये कहा है कि 3 चार्ज है आपके पास, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, 3 पॉजिटिव चार्ज है जिन्हें हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पर प्लेस किया है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों वर्टाइसेस पर हमने क्या करा है, इस चार्ज को कुछ इस तरीके से देखा है। और इस यहाँ पर इस इक्विलैटरल ट्रायंगल पर जब आपने चार्ज प्लेस किया तो इस पर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा वो आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसमें से कौन सा आपका सही है ये आपको बताना है। तो देखो इन चारों को अगर आप ध्यान से देखो तो चारों में कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। चलो पहले ए पर हम विचार करते हैं।
अगर आप ए पर अगर आप ध्यान से देखो तो एक बात सिंपल सी, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पर देखो आप पॉजिटिव से ही क्रिएट हो रही, पॉजिटिव पर ही टर्मिनेट हो रही, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्रिएट कहाँ से होती है, पॉजिटिव से होती है, और टर्मिनेट कहाँ पर होती है, नेगेटिव। तो नेगेटिव तो कहीं नहीं था, तो इसमें आपके पास गलत क्या कर दिया कि पॉजिटिव से ही क्रिएट करके पॉजिटिव पर ही टर्मिनेट कर दिया, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका खत्म है। अगर मैं बी की बात करूं तो बी देखो, बी अगर आप ध्यान से देखो तो बी में आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप बना रही। पहली अगर आप ध्यान से देखो इसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर क्या बना रही, क्लोज लूप फॉर्म बना रही, मतलब क्लोज लूप क्या कर रही है, बना रही है। और हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते, तो ये वाला भी गलत है आपका। अगर हम देखें इसकी, अगर इसको हम देखें तो देखो इसमें आपके पास सिंपल सा पॉजिटिव चार्ज से ये निकल रही, ये निकल रही, ये निकल रही है। यहाँ भी देखें तो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही, निकल रही, निकल रही, मतलब ये सभी इसमें तीनों पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों पॉइंट पर जो प्लस चार्ज रखे हैं वहां से सिर्फ क्रिएट हो रही है और स्पेस की तरफ आपके पास मूव कर रही है, मतलब ये वाला ऑप्शन हो सकता है। अब इस वाले ऑप्शन को देखो, डी को, अगर आप डी को देखो तो डी में तो देखो सिंपल सा देखो बकवास सा ही बना के रखा है। इसमें तो पहले से ही इतने सारे आपके लूप बना के रखे, क्लोज लूप, मतलब ये तो बिल्कुल ही कदापि ही पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हैं। तो आंसर होगा आपका सी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, सी। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 2001 में IIT JEE में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला था। इसके बाद हम देखें तो इस क्वेश्चन को आप कॉपी करें, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप वहां से कॉपी कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या मिलती है वो हम देखते हैं, लिख लिया होगा सबने, है ना। देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर intersect each other, मतलब कुल मिला के अगर हम कहना चाहें तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं कट करती है। जैसे सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सी ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सी ये है। सपोज हमने दे दिया इसे 1 और इसे दे दिया हमने 2। अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट P पर अगर आपको पता करना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो डायरेक्शन के लिए हमने देखा था कि आप डायरेक्शन जब भी पता करना हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप क्या करें, टेंजेंट खींच दें। अगर इस पॉइंट पर देखो तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 की अब हम बात करें तो यहाँ पर इसके लिए जो डायरेक्शन मिलेगी वो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। इस पर एक टेंजेंट खींचोगे तो ये होगी, मतलब E1 की डायरेक्शन ही होगी। और यहाँ पर अगर आप खींचोगे तो इसके लिए आपके पास डायरेक्शन होगी ये, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो ये होगी, ये हो जाएगी आपके पास E2। अब यहां पर अगर देखें तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपके पास कैसी मिल रही है, 2 डायरेक्शन, जो कि बिल्कुल आपका पॉसिबल नहीं है, विच इज इम्पॉसिबल। ध्यान रखना है आपके पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही 2 आपकी डायरेक्शन देखने को नहीं मिल सकते। अच्छा ध्यान रखना, ये मत कर देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास 2 मिल रही तो आपके पास एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालकर हम उसकी डायरेक्शन दे दे। बेटा ध्यान रखना, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट जो है ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहले से ही एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे चुका होता है, समझ रहे हैं ना। मतलब इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ने पहले ही आपको एक डायरेक्शन दे चुकी है, जो कि वो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहेगी। ऐसा नहीं कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिली उससे नेट निकाल दे, क्योंकि मैंने देखा था यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था, उसमें आपको बताया गया है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसी मिल रही है उसमें से आप नेट निकाल के उसकी डायरेक्शन देते तो बेटा बहुत गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला है कि ये कुल मिला के अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। उसकी वजह क्या है, ये क्योंकि वहां पर हम डायरेक्शन नहीं देखा पाएंगे, डायरेक्शन ही वहां पर हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो, यहाँ पर आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9। काय की बात करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 आपसे ये कहती है कि इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, are straight, फर्स्ट, सेकेंड आप कह सकते हो पैरेलल,
और थर्ड आपके पास होगा इक्विडिस्टेंट। कहने का क्या मतलब है कि जब भी हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको देखने को मिलेगी, सबसे पहले तो वो कैसी होंगी? स्ट्रेट होंगी। कैसी होंगी भाई? स्ट्रेट होंगी। स्ट्रेट होने के साथ साथ वो पैरेलल होंगी। कैसी होंगी? पैरेलल। अगर आप देखो इन लाइंस को तो ये कैसी? स्ट्रेट है। दूसरी बात, एक दूसरे के कैसे? ये पैरेलल है। और थर्ड जो सबसे आईएमपी है कि ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ देखने को मिल रही हैं वो सभी एक दूसरे से क्या होंगी? इक्विडिस्टेंट। मतलब अगर इस डिस्टेंस की बात करूं तो अगर ये डी है तो ये पूरी की पूरी कहां पर होंगी? डी पर ही प्लेस्ड होंगी। ध्यान रखना आपके पास। मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो वहां पर दोनों एक दूसरे से कैसी होंगी? बराबर। मतलब ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये जो गैप आपको देखने को मिल रहा है, ये गैप जो है वो हर जगह कैसा होगा? आपका बराबर होगा। तो अभी ये कैसा कहलाएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाएगा भाई? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 9। ओके, आगे चले। अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 10 की बात करूं तो प्रॉपर्टी नंबर 10 आपको क्या दिखाती है? ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 10 जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 10 आपसे ये कहता है अट्रैक्शन और रिपल्सन की प्रॉपर्टी है। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अब ये क्या बोला है भाई? तो देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जैसे सपोज मैं आपसे ये कह रहा हूं यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है। ध्यान रखना, यहाँ पर हम कुछ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन का केस यहाँ देखने वाले हैं। यहाँ पर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर आपके पास क्या है? एक नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, है ना। कहने का क्या मतलब है कि जैसे सपोज यहां से दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जा रही है, जैसे ही आप पॉजिटिव चार्ज के पास पहुंचेंगे ये इससे कैसी हो जाएंगी? आपके पास रिपेल्ड कर जाएंगे, मतलब दूर भाग जाएंगे। तो यहाँ इनका अगर देखो तो ये जो पाथ है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये इस तरीके से क्या हो जाएंगी भाई? रिपेल्ड हो जाएंगी। और वही केस अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे ये जा रही है तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे? आपके पास अट्रैक्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना, जैसे ये इस तरीके से गई तो ये ऐसा आपके पास क्या होगा? अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट बनेगा वो सेकंड पॉइंट क्या बनेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये दो पॉइंट आपके पास लिखना बहुत जरूरी है, दो पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। जब पॉजिटिव चार्ज को देखेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे? दूर भाग जाएंगे, मतलब रिपेल कर जाएंगे। और नेगेटिव चार्ज देख के क्या हो जाएंगे? अट्रैक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये अगर देखें तो यहाँ पर आपके पास क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 10। इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 11। प्रॉपर्टी नंबर 11 की अगर मैं चर्चा करूं तो भैया प्रॉपर्टी नंबर 11 है क्या? प्रॉपर्टी नंबर 11 आपसे ये कह रहा है कि अंडर अ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, है ना। कंडीशन कह दो या शील्डिंग कह दो आप, यहां से सॉरी कंडक्टर लिख दे मैंने। कंडीशन inside the conductor इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कह दो या इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट, है ना। कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं किसी कंडक्टर की बात कर लूं, जैसे ये मेरे पास एक कंडक्टर, एक मेटलिक कंडक्टर है, यहाँ पर ये क्या है? आपका कंडक्टर। तो मैंने आपसे ये कहा है कि इस कंडक्टर के इनसाइड, मतलब यहाँ पर अगर आप कहो तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे होगी? एब्सेंट होगी या जीरो। पर आप सोच रहे हो कि इसकी वजह क्या है, ये कैसे हो सकता है? तो देखो मैं आपसे बता रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से है। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ से हमने क्या करा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रिएट किया। ओके, यहाँ से ये कोई कंडक्टर आपका रखा है,
ठीक है, इस तरीके से। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से इस कंडक्टर को अगर आप देखोगे तो इस कंडक्टर का होगा पोलराइजेशन। क्या होगा आपका? पोलराइजेशन। देखना, समझना यहाँ पर, इस कंडक्टर का इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा? इसका पोलराइजेशन। अब क्योंकि यहां से ये पॉजिटिव है तो यहां पर पोलराइजेशन की वजह से इस एंड पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? नेगेटिव नेगेटिव देखने को मिलेंगे। और जब इस एंड पर नेगेटिव होंगे तो इस एंड पर आपको पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? यही तो पोलराइजेशन है, यही तो क्या है आपका? पोलराइजेशन। ये जो चार्ज हुआ है ये अगर हम देखें तो ये कैसा है? इंड्यूस्ड हुआ है, इंड्यूस्ड चार्ज कैसा है? अब एक बात आप समझो यहाँ पर, समझना, एक बात समझना यहाँ पर क्लियर था। अगर ये चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है आपका पोलराइजेशन की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, है ना, तो यहाँ पर हुआ ये कि आपने अभी कहा है कि पॉजिटिव से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और नेगेटिव की तरफ आपके पास क्या होती है? टर्मिनेट। तो ये खेल जो है इस कंडक्टर की तरफ कुछ इस तरीके से होगा कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से कैसे हो जाएंगे आपके पास? जनरेट। और सबसे अच्छी बात तो ये है, सबसे अच्छी बात तो ये है, वैसे बना रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज, मतलब अगर मैं इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहूं और इसे हम कहें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ठीक है, इसे हम EI से दिखा दे रहे हैं। यहां पर जो EI है ना, EI ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सटर्नल के बराबर होगी, मतलब मैग्नीट्यूड में ये कैसा होगा? बराबर में। लेकिन अगर इनकी डायरेक्शन देखो तो डायरेक्शन एक दूसरे के कैसे? अपोजिट है। और एक दूसरे के अगर अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में अगर ये बराबर है तो डेफिनेटली EI जो है वो आपका कैंसिल आउट कर जाएगा ई एक्सटर्नल से। अगर कैंसिल आउट कर जाएगा तो देन डेफिनेटली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बन जाएगी आपके पास? जीरो बन जाएगी। तो अगर हम बात करें तो ये आपके पास जो है इनसाइड दिएगा, आप चाहो तो इस तरीके से कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर की जब हम बात करेंगे तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी आपके पास डिस्चार्ज हो, मतलब सिंपल सा अगर हम कहें तो नो होती है या जीरो होती है ना, एब्सेंट होती है। ये आपको समझना है यहाँ पर, है ना। ये क्यों हुई, किस वजह से हुई, ये आपने देख लिया कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोलराइजेशन हुआ कंडक्टर में। और पोलराइजेशन कुछ इस तरीके से हुआ है कि एक एंड पर आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुए थे, इंड्यूस्ड हुए थे, उस इंड्यूस्ड की वजह से ही आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गई। अब बात ये थी कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको देखने को मिली है ये आपके बराबर है आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, लेकिन ये डायरेक्शन में अपोजिट है। डायरेक्शन में अपोजिट की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और आपके पास इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को नहीं मिलेगी, मतलब एब्सेंट होगी। क्लियर है? तो ये था आपकी प्रॉपर्टी नंबर 11। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो लास्ट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक लास्ट प्रॉपर्टी है 13th नंबर की हम बात करें, सॉरी 12 नंबर है शायद। लास्ट जो प्रॉपर्टी है, अगर लास्ट प्रॉपर्टी की अपन बात करें तो लास्ट प्रॉपर्टी आपने कह दिया 12। लास्ट प्रॉपर्टी आपसे ये कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। क्या मतलब है भाई? मतलब अगर मैं किसी भी कंडक्टर की बात करता हूं, किसी भी कंडक्टर की अगर अपन बात करें तो कंडक्टर के सरफेस के, मतलब आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। मतलब अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इसके कैसे होंगे? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल आपका बन रहा होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एक स्पेरिकल कंडक्टर की बात करूं तो स्पेरिकल कंडक्टर में अगर आप देखो तो देखो डायमीटर के टाइम, मतलब जहां से आपका डायमीटर है, आपके सेंटर से निकलने वाली जो कोड होती है वो क्या कहलाती है? आपकी डायमीटर कहलाती है। तो यही आपके पास बनेगा ये 90। लेकिन अगर आप यहाँ की बात करो तो ये ऐसा नहीं बनेगा, फिर ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये 90, ये 90। इस जगह पर बात करें तो ये कुछ इस तरीके से 90, ये कुछ इस तरीके, लेकिन यहाँ पर ये 90। ठीक है, तो जहां पर 90 मतलब इस सरफेस की अगर अपन बात करें तो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं किसी भी कंडक्टर की वो कैसी होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। ये 12 प्रॉपर्टी है। ठीक है,
इसके बाद आगे चलते हैं हम। 12 के बाद हमारे पास आती है 13। थर्टीन्थ प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट है और इसे आप थोड़ा ठीक से समझें। देखो क्या है, जैसे सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास यहाँ पर कोई चार्ज है 2 पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर मैंने आपसे कहा है कि कोई एक नेगेटिव चार्ज है -2। अब आप एक बात समझना, मैग्नीट्यूड में ये हाफ है, मैग्नीट्यूड में हाफ है। अगर मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से निकाली है, ओके। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने +2q से जो है क्या करा है, और ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। अगर देखें आप तो +2q से मैंने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने निकाली हैं, 8 निकाली हैं। तो एक बात तो आप समझ रहे हैं, अगर ये चार्ज इस चार्ज के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड में आधा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कैसी हो जाएंगी, आपके पास आधी हो जाएंगी। मतलब यहाँ निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी होंगी, आपके पास 4 ही होंगी। समझ गए बात को। यहाँ पर अब एक बात समझ रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ अगर आप इसका स्केमेटिक मतलब स्केच बनाना चाहो या इसका पिक्टोरियल डायग्रेशन दिखाना चाहो तो कैसे दिखाओगे आप, कुछ इस तरीके से कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से क्रिएट हुई और इसमें चली गई। ऐसे इसमें होगा कि ये वाली थी वो आपके पास क्या हो गई, ये इसमें अंदर चली गई, ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये यहां से क्रिएट हुई और आपके पास इसमें कैसी हो गई भाई, ये इसमें ये चली गई, ठीक है, इसमें टर्मिनेट हो गई। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये यहां से गई और इसकी ये टर्मिनेट हो गई, है ना, सिमेट्रिक है, थोड़ा अपने हिसाब से बना लेना ये, ओके। ये इस तरीके से टर्मिनेट हो गई। अब आप क्या देखोगे कि यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो ये जो आपने देखा वो नियर से देखा, मतलब ये खेल जो है वो आपका पास का है। जब आप पास में हो तो इस तरीके से देख रहे हो कि यहाँ पर एक चार्ज +2q है और एक चार्ज आपका -q है, यहां से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख ली। लेकिन अगर आप पास ना होकर थोड़ा दूर जाए, अगर आप पास ना होकर कैसे चले जाए, आप दूर चले जाए, जैसे जब भी आप फार की कंडीशन की बात करोगे, ये केस जो बन रहा है वो काय का आपका नियर एंड फार कंडीशन, फार कंडीशन, ये कंडीशन कौन सी है, नियर एंड फार कंडीशन। ये कई क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगी, स्पेशली अभी मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन मैं आपको कराने जाऊंगा, IIT JEE का ही क्वेश्चन है जो आपका आया गया है प्रीवियस ईयर में। अगर उस क्वेश्चन को देखो तो ये कई उसमें लगता है नियर एंड फार वाला कंडीशन आपके पास वहां देखने को मिलती है। तो नियर से तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है कि +2q से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली और आपके q में जाके टर्मिनेट हो गई, ये तो हमें समझ आ गया। लेकिन जैसे आप फार से देखोगे ना, तो फार से ये जो पूरा का पूरा जो आपने देखा है ना, ये एक सिस्टम की तरह नजर आएगा। कैसा नजर आएगा कि कुछ ऐसे डब्बे में बंद नजर आएगा, एक सिस्टम की तरह नजर आएगा। और सिस्टम की तरह अगर नजर आएगा तो आप दूर से देखने पर ऐसा नहीं देख पाओगे कि यार ये +2q है, ये आपका -q है, ऐसा नहीं। यहाँ पर आपको रिजल्टेंट मतलब एक नेट चार्ज आपको देखने को मिलेगा +2q और -q, मतलब आपको दिखेगा केवल और केवल क्या, +q। और +q चार्ज अगर आपको देखने को मिलेगा तो +q चार्ज में आपके पास नजर आएंगी ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ये वाली 4 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप कुछ इस तरीके से देखना चाहोगे। जब आप इस +q की बात करोगे तो +q में आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे ऐसी। पर एक बात बताओ, अगर फार से कोई भी इंसान देख रहा होगा तो क्या ये पॉसिबल है कि भाई यहाँ पर ये कि भाई यही एक ही तरफ क्यों निकल रही है, आपकी दूसरी तरफ भी तो निकल सकती थी। तो ये कुछ इस तरीके का ना होकर आपके पास कुछ इस तरीके से डेवलप होगा, ये ऐसे डेवलप होगा कि जो ये इलेक्ट्रिक लाइंस है ना, ये वाली ये कुछ इस तरीके से यहाँ मूव तो करेगी लेकिन ये ऐसी चली जाएगी। ऐसे अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से, मतलब कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा था कि जब आप दूर से देखोगे तो दूर से देखने पर आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो नजर आएंगी वो कुछ इस तरीके से कि दोनों तरफ से आपके पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो निकल रही है। ओके, तो अब जब आप देखोगे तो देखो ये वाली आपके पास यहां से निकलती हुई दिखाई देगी, ये वाली यहां से निकलती, ये दोनों तो पहले से निकल रही है। तो इस तरीके से ये क्या होंगी, आगे जाके मूव करके फिर कैसी होंगी, ये रिपेल कर जाएंगी। क्लियर है। तो ये फार वाला कंडीशन है। ओके, तो ये 13। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज आपकी खत्म होती हैं, लेकिन हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पर। ओके,
ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन का सिलसिला चालू करते हैं। इसमें आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जब आप देखोगे तो इस तरीके से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि आपके पास एक होलो सिलेंडर है। क्या है? एक होलो सिलेंडर है जो पॉजिटिवली तरीके से आपका कैसा है, चार्ज। अगर इस होलो सिलेंडर की अपन बात करें तो ये कुछ इस तरीके से आपका चार्ज है। आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या करना है, आपको एक स्केच बना के देना है और किस तरीके से वो स्केच बनेगा। ठीक है, यहाँ हम देखें तो ये वाली रिंग भी आपकी पॉजिटिव चार्ज, ओके, ये वाला भी आपका कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो किस तरीके से बनेगा, तो देखो दो चीजें आपको समझनी है। दो चीजें ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास होती हैं ये हमेशा आपकी पॉजिटिव से क्रिएट करके मूव कहाँ करते हैं, स्पेस की तरफ मूव करते हैं। और अगर स्पेस की तरफ मूव करती है, दूसरी बात, और साथ ही साथ आपको एक बात जो सबसे पहले आपको याद रखनी है कि ये मूव करती है अगर नेगेटिव चार्ज वहां पर है तो कहां पर करेंगे आपके पास, नेगेटिव। देखो प्राइमर केस तो आपका काय का है, नेगेटिव का ही है ना। हमने जो देखा था कि टर्मिनेट स्पेस में ये कभी नहीं होंगी, सिर्फ मूव करती जाएंगी, है ना। टर्मिनेट तो आपके नेगेटिव में होंगे। तो कहने का मतलब है कि ये पॉजिटिव से कहां जाती है भाई, नेगेटिव की तरफ जाती है। अगर नेगेटिव नहीं है तो फिर कहां जाएंगे, स्पेस की तरफ मूव करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ नेगेटिव हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी। तो देखो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पर अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगी, इस तरीके से। ये 90 आपके पास हो जाएगा। यहां देखें तो ये भी इस तरीके से देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये इस तरीके से यहाँ पर इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ये हो जाएंगी। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर देखो तो ये हो जाएगा 90। लेकिन जैसे आप ऐसे बढ़ते जाओगे ना तो ये थोड़े कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इस तरीके से 90 देखने को मिलेगा। मतलब ये जो साइड व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ, कैसे दिखा रहा हूँ आपको, साइड व्यू। अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे ना तो टॉप व्यू कुछ इस तरीके से नजर आएगा। देखो टॉप व्यू जो है वो आपका कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये यहां पर 90, यहाँ डायमीटर पर 90, यहाँ डायमीटर पर 90, ये डायमीटर पर 90, कुछ इस तरीके से। अगर आप ध्यान से देखो तो ये इस तरीके से ये बनेगा आपका टॉप व्यू। और साइड व्यू से देखोगे तो ये थोड़ा सा आपको कर्व बनाते हुए नजर आएंगे। कैसे आएंगे, ये कर्व बनाते हुए नजर आएंगे। इसमें भी ऐसे ही आपके पास होगा, है ना। यहाँ देखें तो ये आपका हो गया पॉजिटिव, ये थोड़ा सा यहाँ इस तरीके से आपको, ओके, ऐसा कर्व बनाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ इस तरीके, ये वाला जो है आपके पास कैसा होगा, साइड व्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब स्केच आप तैयार करोगे तो ये हो जाएगा साइड व्यू। साइड व्यू देखोगे तो ये कर्व बनाते हुए निकलते हुए दिखाई देंगे, ये आपका टॉप व्यू। ओके, तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जब देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऊपर दिखाई दे रहा होगा, आप आराम से पढ़ें और खुद पहले करने की कोशिश करें। ठीक है, कॉपी करें भाई इसे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका आईआईटी जेईई 1996 में आया ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, वैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस क्वेश्चन को देख लें आप। क्वेश्चन में दिया है मेटेलिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप एक बात समझना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी कंडीशन ये है मेटेलिक सॉलिड स्फीयर। जब भी हम मेटेलिक सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे मतलब ये कैसा है आपका, कंडक्टर है। और आपने एक बात देखी थी कि कंडक्टर के इनसाइड, मतलब इनसाइड द कंडक्टर, जब भी हम इनसाइड दी कंडक्टर की बात करें तो इनसाइड दी कंडक्टर आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई, जीरो होती है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करो तो आप सिंपल सा बता सकते हो। इसमें तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई है, इसमें भी दिखाई, इस पे दिखाई। मतलब अगर हम बात करें फोर्थ की तो फोर्थ ही हमारा क्या होगा, राइट होगा। इसमें आपके पास क्या है, फोर्थ कंडीशन में आप देखो तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब अंदर इनसाइड दी कंडक्टर आपको जीरो देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक लॉजिक तो आपका ये हुआ। दूसरा लॉजिक आपका ये भी हो सकता है कि अगर आप पहली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखो तो ये एंगल आपका 90 नहीं बन रहा, ये एंगल भी 90 नहीं बन रहा। अगर ये डायमीटर पर होती तो 90 बनता, ये भी 90। हाँ, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये 90 है आपका, ये 90 है। इसकी बात करें तो ये भी आपके पास कैसा है, 90 है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो नीचे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही आपका क्या बना रही, कंडक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। इस वजह से आपके पास फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आईआईटी जेईई 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को उतारें और करें। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेईई 2015 मेंस में आया हुआ ये क्वेश्चन है।
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऊपर दिखाई दे रहा होगा, उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपका एक सिलेंडर सेल है और सिलेंडर सेल के अपर पार्ट को पॉजिटिवली तरीके से चार्ज किया गया और लोअर पार्ट को हमने नेगेटिव तरीके से चार्ज किया गया। तो ये बात और ध्यान रखना, जितना आपका प्लस है उतना ही आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। दोनों चार्ज जो है वो आपके पास इक्वल है। मतलब नेट चार्ज अगर मैं देखना चाहूं तो नेट चार्ज आपको कितना मिलेगा देखने को, 0। समझ आ रही, नेट चार्ज आपको देखने को मिला 0। अब जब नेट चार्ज आपको देखने को 0 मिल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की बात ही नहीं बनती। समझ रहे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होनी नहीं चाहिए। मतलब अगर आप पहले क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो पहले क्वेश्चंस में आपके पास दोनों तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई है आपको। मतलब जब आपके पास नेट चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो होनी नहीं चाहिए, पहला तो आपका गलत है। ऐसे अगर आप ध्यान से देखो तो जो सी नंबर, आपका जो सी नंबर का ऑप्शन है, सी नंबर के ऑप्शन में भी यही हो रहा है। यहाँ से तो हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ से जनरेट किया और यहाँ पर आपने टर्मिनेट कर दिया, ये बात सिंपल सी। लेकिन अगर इन लाइंस को देखो तो यहाँ ये क्रिएट हो रही है और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका टर्मिनेट होना दिखा है। जब 0 आपका चार्ज है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये वाला भी आपका कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर इसको ध्यान से देखो तो इसमें तो कुछ अलग ही चल रहा है। इसमें ये चल रहा है कि पॉजिटिव से आपके पास कैसी हो रही है, पॉजिटिव से जो है अगर हम ध्यान से देखें तो पॉजिटिव से जो है आपके पास निकल रही है। पॉजिटिव चार्ज से अगर आप देखो ध्यान से तो पॉजिटिव चार्ज से आपके पास निकल रहे हैं और नेगेटिव जाकर वो भी कैसी हो रहे हैं, आपके पास टर्मिनेट हो रही है ना। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये भी सिंपल सा केस है। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो यहाँ आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर लेकिन आपके पास सिस्टमेटिक तरीके से कोई भी पॉजिटिव चार्ज से निकली नेगेटिव चार्ज पर जाकर एंड हो गई। मतलब ये जो केस है वो आपका क्या है, एक आइडियल केस बन रहा है कि ये वाला यहाँ पर क्रिएट हो रही है, यहाँ पर कैसी हो जा रही है आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इज द राइट ऑप्शन। कैसा है आपका, राइट ऑप्शन। ठीक है, ध्यान से आपको समझना है। ये आपकी स्पेस में जाकर कहीं आपका टर्मिनेट होते हुए दिखाई दे रही है ना, तो ये तो आपका पॉसिबल है ही नहीं है। तो ए बी सी डी की अगर बात करें तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, खुद से भी करने की कोशिश करें इसे। इसके बाद में अगर बात करूं तो एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात करूं तो एनसीईआरटी क्वेश्चन किस तरीके से है, देखो लास्ट क्वेश्चन, क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से दिया है कि यहाँ पर आपके पास एक चार्ज है ए, यहाँ पर चार्ज है आपका ए, और इस ए से अगर आप देखो ध्यान से तो इस तरीके से यहाँ निकलती हुई कुछ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रही। ये कुछ इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप वहां पर देखें, है। और यहाँ पर है आपके पास बी और यहाँ है आपका सी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है यहां से निकली और ये कहां पर जाकर टर्मिनेट हो रही है, आपकी बी पर जाकर टर्मिनेट हो रही है। कुछ इस तरीके से आपके पास एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पलर दिया है। मैंने बोला आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। पहला आपसे ये पूछा है कि इसमें से आपको ये बताना है कि कौन पॉजिटिव चार्ज है कौन नेगेटिव चार्ज है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसका मैग्नीट्यूड किसका क्या कितना, मतलब मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा और क्यों होगा, ये आपसे पूछा है। और तीसरा आपसे ये पूछा है कि अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तो कहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो जाएगी, है ना। आपको ये बताया नियर ए, है ना, या नियर बी या नियर सी या नन ऑफ दी। तो ठीक है, तो इसमें देख लें पहला अपन देखते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हुई नजर आ रही है, ए से सी से भी निकलती हुई नजर आ रही है और आपके बी पर जाकर क्या हो रही है, आपकी खत्म हो रही है। मतलब यहाँ पर जो ए है वो आपका कैसा है, पॉजिटिव है। बी की अगर मैं बात करूं तो बी आपका कैसा भाई, ए और जो सी है आपके कैसे, दोनों के दोनों पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके पास बी की तो बी पर आपकी टर्मिनेट कर रही, मतलब ये कैसा हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो पहला क्वेश्चन ये खत्म होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि ए बी सी में से अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है। तो देख लेते हैं भाई, यहाँ पर 6, मतलब आपके पास जो होगा यहाँ पर 12 कूलम, मतलब 6 कूलम को मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पर। इसको देखो तो 3 और 3 6 और 6 और 4 10 यहाँ पर, है ना। अगर 10 देखो तो यहाँ पर, और यहाँ अगर हम देखें तो कितनी आपके पास 6 है।
तो सबसे ज्यादा जो मैग्नीट्यूड होने वाला है वो किसका होगा, आपका सी का होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सी या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की अपन बात करें तो एट पॉइंट सी जो है वो आपके पास सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्यों, आपके पास पता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है आपके पास, 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड आपका। थर्ड आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर हम बात करें इस तरीके से, मतलब इस डायग्राम में अगर हम देखें तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहां पर जीरो होगी। तो एक बात आप समझो यहाँ पर, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो की बात करूं, अगर मैं इन दोनों के बीच की बात करता हूं तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी आपका कैसा है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव के केस में बिटवीन द चार्ज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलती है। अब आपको ये भी समझना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, तो ये है आपका 10 कूलम का, और अगर इसकी हम बात करें तो ये है आपका 6 कूलम का। हमने ये देखा था कि जब दो लाइक चार्ज हो तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बिटवीन टू चार्जेस मिलता है, और कहां पर मिलता है, नियर द स्मॉलर चार्ज, नियर द स्मॉलर चार्ज, मतलब यहां कहीं अगर हम देखें तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो। तो आंसर हो जाएगा नियर ए। क्या हो जाएगा आपका आंसर, नियर ए। क्लियर है, आंसर आपके पास क्या होगा, नियर ए। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। तो इस आप और आगे ऐसे और जो भी क्वेश्चंस आपको कहीं से मिलते हैं, चाहे वो पीवाईक्यूज के फॉर्म में हो या कहीं से भी आप प्रैक्टिस फॉर्म ढूंढ पाते हैं वो मिल जाए, नहीं तो हम आपके लिए प्रोवाइड तो कराएंगे। और जैसा कि मैं आपसे कहता रहता हूं कि इस लेक्चर का जो आपके पास पीडीएफ फॉर्म आपको मिलेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जो गामा अकेडमी का चैनल है उस पर आप जाए तो आपको वहां पर मिल जाएगा पूरा प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स आपके पास है। अब ये कहाँ से, ये लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है, आप वहां से जाके चैनल पर निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।